स्वागत है सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आखिर क्यों लोग मानते हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाया? आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान बनाने का पूरा श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। आखिर जब संविधान सभा में 200 से ज्यादा सदस्य थे, फिर आखिर अकेले अंबेडकर जी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इन सवालों के अलावा एक दो सवाल और जो आपके दिमाग में हमेशा रहते होंगे। दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। देखते रहिए पूरा वीडियो। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के साथ ही यह तय हो गया था, जब अंग्रेज भारत में लंबे समय तक शासन अब नहीं कर सकेंगे। उस समय सवाल यह खड़ा हो गया दोस्तों, अगर अंग्रेज छोड़कर जाते हैं भारत, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर किसे सौंपी जाएगी? आखिर वह व्यक्ति कौन होगा जिसके हवाले पूरा देश होगा? आखिर कांग्रेस पार्टी में ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें अंग्रेज पूरी जिम्मेदारी देंगे? दोस्तों, 1946 को कैबिनेट मिशन का एक दल दिल्ली पहुंचा। इस टीम में दोस्तों 3 लोग शामिल थे। दोस्तों, इस दल ने सभी पक्षों से मिलकर बात की। 16 मई 1946 को यह कैबिनेट मिशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत की आजादी के बाद अंग्रेज भारत के सत्ता संविधान सभा को सौंप देंगे। और इस संविधान सभा में कौन कौन होगा, इसके लिए दोस्तों चुनाव होगा। यह भी तय हुआ दोस्तों कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। दोस्तों, साथ ही साथ यह भी तय हुआ कि 292 सदस्य प्रांतों से और 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट से यानी कि रियासतों से होंगे। 25 जून को कैबिनेट मिशन की इस योजना पर आम सहमति बन गई। 29 जून को मिशन वापस लौट गया। दोस्तों, इसी कैबिनेट मिशन के तहत सिफारिशों के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इससे पहले कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा के 385 सीटों के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुए। दोस्तों, इसी चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर जी भी एक उम्मीदवार थे, जो कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार थे। दोस्तों, उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी चुनाव हार गए, लेकिन महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सदस्य, साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी यह चाहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य हों। फिर उसके बाद बंगाल सीट से डॉक्टर अंबेडकर जी को उम्मीदवार बनाया गया। मुस्लिम लीग के वोटों के जरिए डॉक्टर अंबेडकर वह चुनाव जीत गए और संविधान सभा के सदस्य बन गए। और दोस्तों, कैबिनेट मिशन के चुनावी प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उसी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। दोस्तों, फिर इसी बीच 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने यह मान लिया कि 2 देश और 2 संविधान सभाएं बन सकती हैं। ब्रिटिश सरकार के इस मानने भर के मुस्लिम लीग ने अपनी जीत के तौर पर देखा। दोस्तों, फिर 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो मुस्लिम लीग से कोई भी उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जी उस बैठक में शामिल थे। दोस्तों, उस समय मुस्लिम लीग ने अलग से संविधान और अलग देश की मांग कर दी। दोस्तों, जब लाख कोशिशों के बाद मुस्लिम लीग नहीं मानी, तो उसके बाद संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। फिर 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। संविधान सभा की बैठक के 5वें दिन 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव पेश किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका
अनुमोदन किया। हर सदस्य को इस पर अपनी बात रखनी थी। शुरुआत तो इसी से हुई कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य इस सभा में शामिल नहीं होते बात होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर मुस्लिम लीग का अड़ियल रवैया देखकर संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य आगे बढ़ने पर राजी हो गए और कहा कि अब कार्रवाई चलती रहे। दोस्तों, फिर वह तारीख आई 17 दिसंबर 1946 जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहली बार संविधान सभा में बोले। हालांकि दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर जी से पहले 20 से 22 लोग और भी थे जिनको बोलना था। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी में लिखते, दोस्तों 17 दिसंबर को ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी को बोलने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, मुस्लिम लीग के इस झगड़े को सुलझाने की एक और कोशिश जरूर करनी चाहिए। मामला इतना संगीन है कि इसका फैसला एक या दूसरे दल के प्रतिष्ठा से ख्याल से ही नहीं किया जा सकता। जहां राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहां तो राष्ट्र के भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कि संविधान की प्रस्तावना का आधार है। हालांकि उस दिन तक भी मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया। दोस्तों, उसके बाद टकराव और भी ज्यादा बढ़ गया। 13 फरवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग के मंत्री इस्तीफा दे दें। सरदार पटेल ने भी यही दोहराया। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए एटली ने शर्त यह रखी दोस्तों कि जून 1948 से पहले संविधान बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत को विचार करना होगा। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा का तीसरा सत्र शुरू हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एटली की घोषणा के बारे में सबको बताया और कहा कि अब संविधान सभा को अपना काम तुरंत ही पूरा करना होगा। इसके ठीक पहले 24 मार्च 1947 को नए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आ गए और चंद दिनों में यह तय कर लिया गया कि भारत का तो बंटवारा होगा और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे। दोस्तों, उसके बाद संविधान सभा में फिर से बदलाव किए गए, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी जिस सभा से सदस्य चुने गए थे वह सीट पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इस तरह से दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी एक बार फिर से संविधान सभा से बाहर हो गई। दोस्तों, तब तक संविधान सभा के लोगों ने यह तय कर लिया था कि अंबेडकर जी इस संविधान सभा में रहना बहुत जरूरी है। तब बॉम्बे प्रेसिडेंट के प्रधानमंत्री हुआ करते थे बीजी खैर। उन्होंने संविधान सभा के एक और सदस्य कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता M.R. जयशंकर को इस्तीफा देने के लिए राजी किया। उनकी जगह पर डॉक्टर अंबेडकर जी को फिर से संविधान सभा में शामिल हुए। दोस्तों, फिर 14 अगस्त 1947 की 12 बजे रात संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह ऐलान किया, संविधान सभा में भारत का शासन अधिकार ग्रहण कर लिया है। आजादी मिलने के बाद और सत्ता हस्तांतरण संविधान सभा के पास होने के साथ ही संविधान सभा अपने मूल लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। दोस्तों, इस प्रारूप समिति में 6 सदस्य और थे। दोस्तों, 23 अगस्त 1947 को संविधान सभा स्थगित कर दी थी ताकि संविधान का मसौदा तैयार किया जा सके, यानी कि संविधान का प्रारूप बनाया जा सके। दोस्तों, फिर 27 अक्टूबर से इस प्रारूप समिति ने रोजमर्रा का काम शुरू किया। बातचीत, विचार और बहस के बाद 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने संविधान का
प्रारूप रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मसौदे या कहिए कि प्रारूप को सरकार के मंत्रालयों, प्रदेश सरकारों, विधानसभाओं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भेजा ताकि सबके सुझावों को शामिल किया जा सके। जो भी सुझाव आए उन सबको शामिल कर लिया जाए। इसके लिए प्रारूप समिति ने 22 मार्च से 24 मार्च 1948 के बीच विचार विमर्श किया। 3 नवंबर 1948 से फिर से संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर से मसौदे पर बात की और संविधान सभा को कहा कि यह मसौदा उसी समिति ने बनाया है जिसे इसी संविधान सभा ने बनाया था और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर हैं। 4 नवंबर को उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदे को संविधान सभा के पटल पर रखा। आने वाले दिनों में कुछ संशोधन भी, कुछ सुझाव भी, कुछ माने गए और कुछ खारिज कर दिए गए। दोस्तों, फिर 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि अब हम संविधान के तृतीय पठन को आरंभ करेंगे। इसका अर्थ था कि अब संविधान बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को पुकारा, अपनी जगह खड़े हुए और कहा, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि संविधान को जिस रूप में निश्चित किया है उसे पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव पर 17 नवंबर 1949 से 25 नवंबर 1949 तक बहस हुई और फिर 26 नवंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना आखिरी अध्यक्षीय भाषण दिया। भाषण खत्म होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रश्न पूछा, इस सभा द्वारा निश्चित किए गए रूप में यह संविधान पारित किया जाए। पत्रकार राम बहादुर राय अपनी किताब संविधान हानि में लिखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस सवाल पर ध्वनि मत से संविधान स्वीकृत किया गया। सदन में देर तक तालियां बजती रही और फिर 26 जनवरी 1950 को देश को अपना वह संविधान मिला जिसके लिए हम गर्व से कह सकते हैं हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिसको बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वह योगदान है जिसकी वजह से उन्हें भारत के संविधान निर्माता की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। दोस्तों, सपोर्ट जरूर करें।